बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने फिजिक्स जो है ना 10th क्लास की लेक्चर्स का आगाज़ किया और इससे पहले 9th और 10th की बायोलॉजी, इंग्लिश और 9th के फिजिक्स के भी लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिए गए हैं। तो यूनिट 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को लेक्चर का पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस करके अपलोड कर चुके हैं और पार्ट 2 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी कि लेंजेज लॉ का जो है ना हिस्सा आपके लेक्चर का यूनिट 15 के पार्ट 1 का जो लेक्चर है उसका हिस्सा हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया उनसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाले दिनों में जितने भी लेक्चर अपलोड होंगे उनका इंटीमेशन आपको मिल सके। 9th और 10th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि साइंस के और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए ये बेहतरीन मौका है कि वो अपनी बारी भरकम फीसेस जो अपनी अकेडमीज में अदा कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स में अदा कर रहे हैं पढ़ने के लिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर घर में बैठ के यूट्यूब पे स्टेप बाय स्टेप, स्लो बाय स्लो पॉज कर करके इनको अपने कंपैरिजन करके अपनी बुक्स के निसाब के साथ उनको आप देख के अपना लर्न कर सकते हैं और अपना लर्न करने के साथ साथ मेमोराइज करके अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो यूनिट 15 के लेक्चर्स का पार्ट 2 डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या कहता है, आइए इसमें देखते हैं। लेंस जो है, लेंस ने जो इंड्यूस करंट की सिमत यानी कि डायरेक्शन मालूम करने के लिए एक कानून पेश किया और इस कानून की दरजा जो एक्टिविटी है हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। इफ वी ब्रिंग ए नॉर्थ पोल यानी कि अगर बारमैग्नेटिज्म के नॉर्थ पोल को सोलेनॉइड के करीब लाया जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से सोलेनॉइड ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। शक्ल 15.5 ए जो है ना ये वाली इसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। इस तरह जो इंड्यूस हो जाती है आपकी सोलेनॉइड। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से सोलेनॉइड में इंड्यूस करंट पैदा होता है। सोलेनॉइड में इंड्यूस करंट इस सिमत में पैदा होगा जिससे ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को दफा करेगा। ये सिर्फ इस सूरत में मुमकिन है जब सोलेनॉइड का दायां सिरा नॉर्थ पोल बन जाएगा। दाएं हाथ के यानी कि इफ द राइट एंड ऑफ द सोलेनॉइड, दाएं हाथ के असूल के मुताबिक सोलेनॉइड में इंड्यूस करंट की सिमत एंटी क्लॉकवाइज होगी। इसी तरह अगर मैग्नेटिक सोलेनॉइड से दूर हटाया जाए तो इंड्यूस्ड करंट की सिमत क्लॉकवाइज हो जाएगी। शक्ल 15.15b इस सूरत में सोलेनॉइड का बायां हाथ सिरा जो साउथ पोल बन जाता है। तो ये आपकी दूसरी है। नेक्स्ट डायरेक्शन ऑफ यानी कि सर्किट में इंड्यूस करंट हमेशा सिमत में बहता है जिससे ये इस तब्दीली की मुखालफत करता है जिसकी वजह से ये पैदा होता है। If we apply the law of conservation, अगर हम यहाँ पे एनर्जी के कंजर्वेशन के कानून के मुताबिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडेक्स पर अप्लाई करें इस कानून को, तो हमें मालूम होगा कि हरकत करते हुए मैग्नेट की काइनेटिक एनर्जी और दरअसल कंडक्टर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दीली हो जाती है जिससे मैग्नेटिक को सोलेनॉइड के नज़दीक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है दरअसल यही वर्क इलेक्ट्रिक एनर्जी की सूरत में ज़ाहिर होता है। मैग्नेटिक को सोलेनॉइड के नज़दीक या दूर ले जाने के लिए हम हाथ की जो मैकेनिकल एनर्जी इस्तेमाल करते हैं यही मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील हो जाती है। लिहाजा लेंस का कानून एनर्जी के कंजर्वेशन का कानून के एन मुताबिक होगा। तो इस तरह ये जो है लेंस का कानून और उसकी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस को हमने आपके सामने डिस्कस किया आपकी सरगर्मी ए और बी में। नेक्स्ट आपका एसी जनरेटर 15.7 आपकी है। इसमें क्या होता है कि अगर एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया जाए तो इसमें करंट इंड्यूस हो जाता है। इंड्यूस करंट जो होगा उसकी मकदार के अनुसार कॉइल में से गुजरने वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की तादाद पर डिपेंडेबल होती है। जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है, जब कॉइल की पोजीशन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के आमूदन होगी तो कॉइल में से गुजरने वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की तादाद ज्यादा होगी। जब कॉइल की पोजीशन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के पैरेलल होगी तो उसमें से गुजरने वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की तादाद सिफर होगी। लिहाजा जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में घूमती है तो उसके नतीजे में पैदा होने वाली इंड्यूस करंट की मकदार मुसलसल तब्दील होती रहती है। इसी असूल पर एसी जनरेटर काम करते हैं। एसी जनरेटर आर्मेचर पर मुश्तमिल होता है जिसको मैग्नेटिक फील्ड में आज़ादाना तौर पर जो है घुमाया जाता है जैसा कि आपको शक्ल में 15.16 में दिखाया गया है। तो इसमें क्या होगा, जो आपका आर्मेचर है उससे गुजरने वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में मुसलसल तब्दीली होती रहती है जिसकी वजह से कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। ईएमएफ की मकदार का इन्हिसार दायर की वायर की लंबाई पर होता है जो कि कॉइल की शक्ल में मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूम रही होती है। आर्मेचर में इस्तेमाल होने वाली वायर के चक्रों की तादाद बढ़ाकर इंड्यूस्ड ईएमएफ की मकदार को बढ़ाया जा सकता है।
तो इस तरह ये इन तमाम चीज़ों को लेकर चल रहा होता है। करंट फ्रॉम अ जनरेटर, जनरेटर का इंड्यूस करंट क्या होगा आइए देखते हैं। जब जनरेटर को बंद सर्किट के साथ जोड़ दिया जाता है तो इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो जाता है। जो ही कॉइल घूमती है तो ईएमएफ और करंट की मकदार सीमित तब्दील हो जाती है, जैसे 15.17 में दिखाया गया। जब कॉइल की प्लेन फील्ड के आमुदन होती है तो इसमें गुजरने वाली मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स की तादाद ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें से गुजरने वाली लाइन्स ऑफ फोर्स की तादाद में तब्दीली की शरह कम होती है, लिहाजा इंड्यूस्ड जो है ईएमएफ भी कम हो जाती है। जब कॉइल की प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के आमुदन यानी कि जब कॉइल आमुदी हालत में होती है तो उसकी ईएमएफ की मकदार कम होने से कम करंट भी गुजरता है, यानी कि मिनिमम इंड्यूस उसमें होता है। सो ईएमएफ वहां से की मकदार कम होने से उसका मकदार में कम हो जाता है। जब कॉइल जो होगी यानी कि आमुदी हालत से घूमकर उफ़की हालत में, यानी कि मिनिमम व्हेन द प्लेस लूप इज द परपेंडिकुलर जो होगी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस में बढ़ना शुरू हो जाती है। इस तरह ईएमएफ और करंट की मकदार भी बढ़ना शुरू हो जाती है। और जब कॉइल उफ़की हालत में आती है तो कॉइल की प्लेन फील्ड के पैरेलल ये चीज़ें हो जाती हैं और इस तरह ईएमएफ और करंट की मकदार ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है। जब कॉइल मजीद घूमती है तो उसका हिस्सा जो ऊपर की तरफ हरकत कर रहा होता है नीचे की तरफ शुरू कर देता है। जब से कॉइल की सिमत तब्दील हो जाती है ईएमएफ और करंट की सिमत 180 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद हर दफ़ा तब्दील हो जाती है। इस तरह ईएमएफ और करंट की मकदार कॉइल के हर निसब चक्कर के दौरान कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत के दरमियान मुसलसल तब्दील होती रहती है। और 15.17 इसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। इसमें हर किस्म की डायरेक्शन यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखी गई है, 1 2 3 4 5 6 से लेकर नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। इस जो है ना ईएमएफ वर्सेस टाइम ऑफ एसी जनरेटर यहाँ पे आपको दिखाया गया है, जो आपको 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक इनकी तमाम लूप पोल जो आपको फराम कर रही होती हैं। नेक्स्ट आपका म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होगा, आप अगर किसी भी कॉइल में करंट की तब्दीली की वजह से किसी दूसरे कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाए तो इस मजहर को हम म्यूचुअल इंडक्शन का नाम देते हैं। शक्ल 15.18 में ये सारी की सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। एक दूसरे के नज़दीक रखी हुई दो कॉइल्स ए और बी को दिखाया गया है। कॉइल ए के साथ बैटरी और स्विच को जोड़ा गया, जब कॉइल बी के साथ एहसास गैल्वेनोमीटर को जोड़ा गया है उसमें हम मुशाहदा करते हैं कि जैसे ही कॉइल ए के स्विच को ऑन किया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन पैदा होती है। इस तरह जब स्विच को ऑफ कर दिया जाए तो गैल्वेनोमीटर में फिर एक लम्हा के लिए डिफ्लेक्शन पैदा होती है, लेकिन इस दफ़ा डिफ्लेक्शन के सिमत वाली डिफ्लेक्शन की सिमत के उल्टी हो जाती है। तो इसके साथ साथ ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं इसकी म्यूचुअल इंडक्शन की, और ये उसका जो है ना आपको इमेज दिया गया, ये सेकेंडरी ये प्राइमरी है। तो इसी तरह जब स्विच को ऑफ कर दिया है तो गैल्वेनोमीटर में एक लम्हा के लिए डिफ्लेक्शन पैदा होती है, लेकिन इस दफ़ा डिफ्लेक्शन की सिमत के उल्ट होती है। When we explain these observation, इन मुशाहदात की जब हम वजाहत करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के मतलब फैराडे के कानून के मुताबिक कर सकते हैं। जैसे कॉइल ए का स्विच आयन होता है तो उनके साथ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होना शुरू हो जाती है। इस मैग्नेटिक फील्ड की कुछ लाइंस यानी कि कॉइल बी में गुजरने वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की तादाद में तब्दीली हो जाती है और फैराडे के कानून के मुताबिक कॉइल बी में करंट इंड्यूस हो जाता है। जब कॉइल ए में करंट अपने मुस्तकिल कीमत पर पहुंच जाता है इसमें गुजरने वाली मैग्नेटिक ऑफ लाइंस में फोर्स में मुस्तकिल चीज़ें पैदा हो जाती हैं, जिसकी वजह से कॉइल बी में से गुजरने वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होगी उसकी तादाद में भी इजाफा नहीं होती, इसलिए कॉइल बी में इंड्यूस करंट भी खत्म हो जाता है। इसी तरह जब कॉइल ए में लगे हुए स्विच को ऑफ कर दिया जाए तो करंट का बहाव रुक जाता है और चंद लम्हों में इसका मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाता है। कॉइल बी में गुजरने वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की तादाद मुसलसल कम होकर सिफर हो जाती है। इस दौरान कॉइल्स बी में एक बार रखकर फिर करंट इंड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से सिमत जो है पहले करंट के मुखालिफ हो जाती है। नेक्स्ट आपका है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में स्टूडेंट्स क्या होता है कि इसमें ये कैसे काम करता है, सॉरी ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के असूल पर काम करता है और ये अल्टरनेटिव वोल्टेज को कम या ज्यादा करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल आम है और क्योंकि ये इंतहाई मामूली एनर्जी खर्च करके वोल्टेज को तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल हमारे घर में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर प्रिंटर जो आता है स्टीरियो गेम सिस्टम पे स्टीरियस गेम सिस्टम पर काम कर रहा होता है। वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर किस तरह काम करता है।
ट्रांसफार्मर जो है ना मुर्दा कॉइल्स पर मुश्तमिल होता है। इन कॉइल्स के दरमियान कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता, लेकिन ये दोनों कॉइल्स एक ही आयरन पर लिपटी चीजें होती हैं। एक कॉइल को प्राइमरी कॉइल जबकि दूसरे कॉइल्स को सेकेंडरी कॉइल कहा जाता है। प्राइमरी कॉइल में चक्रों की तादाद को NP से और सेकेंडरी कॉइल में चक्रों की तादाद को NS से इज़हार यहाँ पे किया जाता है। व्हेन द प्राइमरी कॉइल को AC सोर्स के साथ जोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से प्राइमरी कॉइल में AC से करंट बहने लगता है जो मुसलसल तब्दील होता रहता है और मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। आयरन कोयर के जरिए प्राइमरी कोयल में पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस ऑफ फोर्स सेकेंडरी कोयल में से गुजरती है। चूंकि प्राइमरी कोयल का मैग्नेटिक फील्ड मुसलसल तब्दील हो रहा होता है, इसलिए म्यूचुअल इंडक्शन के असूल के मुताबिक सेकेंडरी कॉइल में अल्टरनेटिंग ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को सेकेंडरी वोल्टेज यानी कि बीएस इज़हार किया जाता है। सेकेंडरी वोल्टेज बीएस प्राइमरी वोल्टेज बीबी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सेकेंडरी वोल्टेज बीएस सेकेंडरी कॉइल और प्राइमरी कॉइल में चक्रों की जो तादाद की निस्बत पर मुनहसर होती है। ये साबित किया जा सकता है कि आप जो है ना BS ओवर बाय V2 इज इक्वल टू NS यानी कि आपकी ओवर नेट होगी। अगर सेकंड इसमें क्या होगा कि अगर सेकेंडरी वोल्टेज BS और प्राइमरी वोल्टेज BP से ज्यादा हो तो उसे ट्रांसफर को स्टेप अप ट्रांसफर कहा जाता है। जैसे 15.19A में आपको दिखाया गया, तो 15.19A है। और नेक्स्ट है आगे एक आइडियल ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी सर्किट की इलेक्ट्रिक पावर जो प्राइमरी सर्किट की इलेक्ट्रिक पावर के बराबर होती है, उसमें एक आइडियल ट्रांसफार्मर में कोई पावर जाया नहीं होती। इसलिए हम कह सकते हैं कि P इज इक्वल टू PS और VPI और VP, ये आपका फार्मूला यहाँ पे बनता है और ये इसको 19.15P में इसको दिखाया जा सकता है। अगर सेकेंडरी वोल्टेज BS और प्राइमरी वोल्टेज B से कम हो तो इसे ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन भी कर सकते हैं। तो ये आपके सामने है, ये आपको फार्मूला यहाँ पे आपको मिल गया है। आगे आपको जो है ना एग्जाम्पल एक दी गई है और वहां पे आपने AC सोर्स की वोल्टेज को मालूम करना है, बहने वाला करंट मालूम करना है। तो इस इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट के फार्मूले को यानी कि इसको अप्लाई करके वैल्यूज को पुट करके आप इसका जो वैल्यूज दी गई हैं उनको आप सॉर्ट आउट करके यहाँ पे चीजें निकाल सकते हैं। देयरफॉर ये आपको यहाँ पे चीजें सॉर्ट आउट करके उन्होंने निकाल दी। ये वैल्यू 0.04 एम्पेयर इसकी वैल्यू यहाँ पे निकलती है। चूंकि सोल्यूशन दी गई है आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। वैल्यूज को पुट करना होता है, फार्मूला वही है जो वहां पे बन गया, फार्मूले को आपने लर्न करना है, मेमोराइज करना है और वैल्यूज को पुट करनी है, तो आपकी जो कीमत है वो आपको सॉर्ट आउट हो जाएगा। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन में क्या होगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउसेस पर आमतौर पर दूर दराज इलाकों में कायम किए जाते हैं। पावर को लंबे फासले तक मुंतकिल करने के लिए हाई वोल्टेज का सहारा लिया जाता है ताकि हरारत की शक्ल में इलेक्ट्रिक एनर्जी का ज़िया कम से कम हो। अगर ट्रांसमिशन केबल की रेजिस्टेंस R हो तो हीट एनर्जी यानी कि I/R/T के बराबर होती है। इसलिए यानी कि ये आपकी R इज इक्वल टू I²R/T। तो इसलिए केबल में से बहने वाले करंट की मकदार को कम करके हीट एनर्जी की सूरत में होने वाले पावर के ज़िया को कम किया जा सकता है। इस मकसद के लिए पावर स्टेशन पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज को स्टेप अप ट्रांसफर की मदद से बढ़ाया जा सकता है। इट इज देन ट्रांसमिटेड द मेन सब स्टेशन, इसलिए हाई वोल्टेज को सब स्टेशन की तरफ मुंतकिल कर दिया जाता है। इस वोल्टेज को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के जरिए कम करके सिटी सब स्टेशन की तरफ मुंतकिल कर दिया। सिटी सब स्टेशन पर वोल्टेज 220 वोल्ट तक कम करके घरों को इलेक्ट्रिसिटी मुहैया की जाती है। शक्ल 15.20 में इन तमाम चीज़ों को दिखाया गया है और इसके जो वोल्टेज ट्रांसमिशन का तस्वीरी खाका उसमें पेश किया जा रहा है यहाँ पे 15.20। और ये आपकी जो है हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं जिसको आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी तरह ट्रांसफ़र की जाती है या उसको मुंतकिल किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी की जो तरसील होती है उसमें ट्रांसफार्मर्स फराहम अदा कर रहे होते हैं, ट्रांसफार्मर AC पर काम कर रहे होते हैं। कि यही वजह है कि पावर स्टेशन से पावर अल्टरनेट करंट की सूरत में मुहैया की जाती है। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी कि इसको कहाँ कहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपका चैप्टर हम पढ़ रहे हैं करंट का मैग्नेटिक असर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहलाता है। इसको बहुत से डिवाइसेस में इस्तेमाल किया जाता है, मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिक वेल वगैरह और इसको अरेरी वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता है। और ये पावर स्टेशन से सॉफ्ट आयरन को आसानी से मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज
भी किया जा सकता है। सबसे पहले रिले, रिले में क्या होता है, रिले आपका कम करंट की मदद से ज्यादा करंट कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ऐसा इलेक्ट्रिक स्विच है जो दूसरे इलेक्ट्रिक सर्किट की मदद से ऑन और ऑफ होता है, जैसा कि 15.21 में आपको दिखाया गया। ये जो आपका शक्ल है, आइए देखते हैं इसको आगे। और ये पहला सर्किट इनपुट सर्किट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट में। ये कहते हैं इस करंट की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में मैग्नेटिज्म पैदा हो जाती है और ये आयरन आर्मेचर के एक सिरे को कशिश कर लेता है। आर्मेचर दूसरे स्विच को आयन कर देती है और इसी तरह दूसरे सर्किट में करंट बहना शुरू कर देता है, और जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में मैग्नेटाइजेशन खत्म हो जाती है और दूसरे स्विच ऑफ हो जाता है। इस तरह दूसरे सर्किट में करंट का बहाव रुक जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की दीगर मसाले लाउड स्पीकर, सर्किट ब्रेकर और उसकी मतलब लेचेस वगैरह शामिल है। तो ये आपका फर्स्ट स्विच है जिसको इस्तेमाल करके आप जो है ना रिले का इस्तेमाल करते हैं, और रिले में आपका जो कम करंट से ज़्यादा कंट्रोल को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो स्टूडेंट, ये था आपका लेक्चर पार्ट 1 का, लेक्चर्स का जो है ना वो यूनिट 15 के लेक्चर्स का पार्ट 1। आगे कुछ समरी है। समरी में आप क्या देखेंगे, कंडक्टर की मदद से करंट को मालूम किया जा सकता है। करंट बदार कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड के सीमित का दाईं तरफ असूल के तहत इसमें देखा हमने, और इसके साथ साथ सीधे करंट बरदार आपका कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में अमूदन किस तरह रखा जाता है और उस पर फोर्स किस तरह अमल करती है उसको हमने डिस्कस किया। करंट बरदार कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह रखा जाता है उसको डिस्कस किया, और इसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड की शिद्दत किस तरह तब्दील होती जाती है ईएमएफ के थ्रू, उसको हमने डिस्कस किया। एसी जनरेटर कॉइल और मैग्नेटिक पर क्या क्या चीजें मुश्तमिल होती हैं उसको हमने डिस्कस किया। किसी कॉइल की करंट की मकदार तब्दील करके दूसरी कॉइल में करंट इंड्यूस किया जा सकता है और म्यूचुअल इंडक्शन उसको कहा जाता है। इसमें हमने इन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया। यूनिट 15 मैग्नेटिज्म के लेक्चर्स का अब पार्ट 2 था, जिसमें हमने आपके सामने समरी डिस्कस की। आगे जो है ना आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, इनको चूंकि पूरे का पूरा A to Z चैप्टर हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं, और आप इटसेल्फ इन तमाम चीज़ों को आप मुलाजा फरमाएं। और रिव्यू क्वेश्चंस हैं कि वो क्वेश्चंस जो हम पूरे का पूरा चूंकि चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं इसके साथ रिलेट करके इसको मेमोराइज कीजिए। आगे कुछ न्यूमेरिकल हैं जो फार्मूले 2-3 आपके हमने डिस्कस किए हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। ये आपके नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए आप अगर आप इनको भी इससे रिलेटेड ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं इनको आप लर्न कर लेंगे, मेमोराइज कर लेंगे, तो आपके एग्जाम में ये मददगार साबित हो सकते हैं। तो इसके साथ साथ आने वाले दिनों में हमने जो है ना यहाँ पे कुछ गेस्ट पेपर्स भी अपलोड करेंगे चैप्टर वाइज, यानी कि बुक वाइज, तो उनको भी आपको देखना पड़ेगा और छोटी छोटी वीडियोज होंगी। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है जो हमने 2-3 फार्मूले डिस्कस किए उनको अप्लाई करके इनको आप रिजॉल्व कर सकते हैं। यूनिट 15 के लेक्चर्स का पार्ट 2 जिसमें हमने जो है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स को डिस्कस किया यूनिट 16 के साथ, जिसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स फिर हाजिर होंगे। इसके साथ हमें दीजिएगा इजाजत। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया उनसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आने वाले दिनों में भी केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस के लेक्चर्स भी अपलोड होने वाले हैं। अपने दोस्तों, अपने साथियों को, अपने रिश्तेदारों को लाजमी बताएं। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे लाजमी शेयर करें मेरी हौसला अफजाई के लिए, क्योंकि मैं बहुत वर्किंग कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। ये आप लोगों के लिए, गरीब तलबा के लिए है, ऐसे लोग जो फीस अपने स्कूल और कॉलेजेस में बड़े बड़े जो अच्छे स्कूल और कॉलेज है उसमें अदा नहीं कर सकते। ये लेक्चर्स उन लोगों के लिए है, फ्री लोगों के लिए है। इसमें वैसे तो ऑल ओवर द जो है ना पंजाब बोर्ड की ये बुक्स हैं उनके अकॉर्डिंगली और उनके पैटर्न के मुताबिक, चूंकि पैटर्न तो तब होता है कि आप फॉलो कर रहे होते हैं जब एक की तमाम चीजें आप डिस्कस कर रहे हैं A to Z, तो तमाम चीजें चूंकि कवर कर दी जाती हैं इसको ट्रांसलेट करके जो एक्सप्लेन करके, तो वो चीजें आपको अवेलेबल है यहाँ पे, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं और मुस्तफीद हों। भारी भरकम जो फीस अदा करें उसका छुटकारा हासिल करें, और इसी स्टेज पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें जो अवेलेबल है तो अपनी फैमिलीज को कंट्रीब्यूट करें और उन पैसों को किसी और जगह पे इस्तेमाल करें। अगर आपके पास ज्यादा है तो किसी गरीब को दे दीजिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर आप ले लीजिए, और मेरे लिए सिर्फ ये है हौसला अफजाई के लिए कि यहाँ पे चैनल पे आके आपने वॉच करना है और सब्सक्राइब करना है। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।